दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इस लेटेस्ट सीरीज़ में, जिसे 7 फेरों वाली सीरीज का नाम दिया गया है। ये कुमार गौरव सर की जो बुक है, जो कुमार गौरव सर ने जो बुक प्रिंट करवाई है, हैंड रिटन नोट, उस पर आधारित ये सीरीज़ है। उसके क्वेश्चन उस बुक में क्या क्या है, कैसे है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इस बुक का जो फर्स्ट एपिसोड था। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। इसमें कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि करंट अफेयर भी इस सीरीज में शामिल है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा सर का कहना है कि 50% से ज़्यादा के पेपर इस सीरीज़ में जो है वो कवर हो जाएंगे। अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो पेपर है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपका 50% से अधिक क्वेश्चन जो है वो इस बुक से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसके और भी एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले जो इसमें बुक में दिया गया, ये देख लीजिए आप, हैंड रिटन बुक है, सर की ही बुक है और ये हैंड रिटन सर के द्वारा भेजी गई बुक है। इसी को मैं बताने का, समझाने का प्रयास करूंगी। पहले सबसे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इसी को ब्रोंज युग भी कहा जाता है या प्रोटो हिस्टोरिक युग भी कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक एज या ब्रोंज एज किसे कहा जाता है, तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या ब्रोंज सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई, इसमें जो सबसे पहले शहर की, जिस शहर की सबसे पहले खोज हुई वो हड़प्पा ही थी और उसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। सिंधु घाटी क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी, इंडस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी, उसके नाम पे इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। अगर बात करें रेडियो कार्बन डेटा के, जिसे C14 डेटा कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2300 BC से लेकर 1750 BC के मध्य फला फूला था। कुछ किताबों में 2500 से 1750 दिया है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग और NCERT के अकॉर्डिंग 2300 से लेकर 1750 तक इसका दिया हुआ है। इसकी जो सर्वप्रथम खोज है वो दयाराम सैनी ने 1921 में किया था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे दयाराम सैनी। इनसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जॉन मार्शल, भूगर्भ वैज्ञानिक। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए तो 1921 में दयाराम सैनी ने खोज की थी। हड़प्पा सबसे पहला शहर था जो इस सभ्यता के विकास में मिला हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। हड़प्पा, आज की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में मोंट मोंगरी नामक जिला में स्थित है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कुछ प्रसिद्ध चीज़ें भी मिली थी हड़प्पा सभ्यता से, जैसे मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, कुमार का चौक, अन्नागार, श्रमिक आवास, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ था वो था RS-37 कब्रिस्तान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान कहाँ पे मिला था, तो ये हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। हड़प्पा की खोज करते टाइम हड़प्पा शहर में मिला हुआ था, ठीक है। अगला जो यहाँ का प्रसिद्ध शहर है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, इसमें एक फिल्म भी आई है ऋतिक रोशन की, आप सभी ने देखा होगा। ये प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान के लरकाना जिला और सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है, तो प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान का लरकाना जिला, प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत में स्थित है। ये इंडस नदी के किनारे है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है ये इंडस नदी यानी सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे 100 के ढेर बरामद हुए हैं। मृतकों के टीले, 100 के ढेर, कुछ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह 100 रखे हुए थे। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेथ। मोहनजोदाड़ो का यही अर्थ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, जिसे RD बनर्जी कहते हैं, इन्होंने किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी या आपको RD बनर्जी लिखा हुआ मिल जाएगा। इन्होंने 1922 में किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सैनी ने किया था। उसके एक साल बाद ही राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
उसके बाद यहाँ का जो अगला जगह है, अगली स्थान है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों के साक्ष मिले हैं, जिसके नाम पे इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। कालीबंगा की अगर खोज की बात करें तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 से 1953 में किया। अमलानंद घोष ने, कहीं कहीं 1951 भी लिखा हुआ है। किसने किया था? अमलानंद घोष ने। लेकिन कालीबंगा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसने करवाया था। तो कालीबंगा के उत्खनन का कार्य जो है वो करवाया था बीके थापड़ और बीबी ला ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य करवाया था। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951 से 1953 के मध्य। और इन्होंने कब किया था उत्खनन का कार्य? कब किया था? तो 1961 से 1969 के मध्य, 69 के मध्य जो है 1961 से 1969 के मध्य इसकी उत्खनन का कार्य किया हुआ था। अब उत्खनन में यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बरामद हुई? सबसे जो ज़्यादा फेमस है वो है काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली। उसके साथ साथ यहाँ पे हवन कुंड के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और हल मिला, भूकंप के साक्ष्य मिले, हड्डियों के ऊँट मिले और अलंकृत ईंटें मिली। कालीबंगा से कौन कौन सी चीज़ें मिली? हवन कुंड, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें और हल के साक्ष्य बरामद हुए हैं। कालीबंगा प्रेजेंट टाइम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे या जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है, इसी के किनारे बसा हुआ एक राज्य था, जिला था, गांव था। उस टाइम क्या था कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान था कालीबंगा। ठीक है, अगला है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? प्रेजेंट टाइम के गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है, क्योंकि इसके बाद राखी गढ़ी की खोज हुई जो हरियाणा में है और ये सबसे बड़ा स्थल के रूप में निकल के आया। लेकिन धौलावीरा बहुत प्रसिद्ध स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। क्यों? क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर था धौलावीरा, जिसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, जिसे आप कह सकते हैं कि सिटी, विलेज और मिडिल में डिवाइड था। ठीक है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में डिवाइड था ये। धौलावीरा जो है ये अपने जल संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ से जल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जैसे एक विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली प्राप्त हुई है, बांध के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे तटबंध के साक्ष्य भी मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जल संरक्षण से संबंधित कौन सा जगह था सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध था, तो वो धौलावीरा था। ठीक, फिर बात करते हैं लोथल गुजरात की। लोथल गुजरात में मौजूद है। SR राव ने इसकी खोज की थी। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। ये गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक तो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, यानी कि जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है, बंदरगाह यहाँ पे ये प्राप्त हुआ और यहाँ से पता चला है कि इस बंदरगाह से विदेशी व्यापार होते थे। विदेशी व्यापार होते थे ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे मोहर, फारस के मोहर के साक्ष्य मिले हैं, फारस के मोहर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ से विदेशी व्यापार होते थे। साथ ही साथ यहाँ मनका मिला है, मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। एक सींग वाले बैल की भी मोहर प्राप्त हुई है, एक सींग वाले बैल की मोहर प्राप्त हुई है। टेराकोटा मिला, जिसे सिक्का कहा जाता है, वो सैल खड़िया यानी मिट्टी की टेराकोटा मिला है। युगल समाधान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से ही युगल समाधान प्राप्त हुआ है। घरों में गोदाम मिले हैं। साथ ही ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर है जिसके घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने शहर थे, मान लीजिए ये घर है और इधर से सड़क गया तो इनके दरवाजे पीछे के साइड या किनारों के साइड खुलते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर लोथल है जिसके घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, यहाँ पे गोदाम के साक्ष्य, घरों में गोदाम के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पे जो व्यापार होता था, जो मोहर मिली है फारस की, और यहाँ पे एक बाट भी मिला है, बाट मिला है 16 किलोग्राम का। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो व्यापार होता था वो 16 किलोग्राम
के वेट पे होता था, यानी 16, 32, 48 ऐसे होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 किलोग्राम के बाट मिले हैं। ये इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ इंक्लूडेड है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मूल कर्तव्य से है, यानी पॉलिटी दिया हुआ है, पॉलिटी है इसमें। तो मूल कर्तव्य जो है ये पॉलिटी का एक भाग है। इसमें सर ने बताया हुआ है, सर ने अपने हाथों से लिखा हुआ है कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य जो है इसमें बताया गया कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। अगर मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में नहीं था तो ये कब ऐड हुआ? तो 42 संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था तो ये कब ऐड हुआ? मूल कर्तव्य 1976 में ऐड हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसमें स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, भाग 4 के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन प्रेजेंट टाइम मूल कर्तव्यों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो मूल कर्तव्य है वो 11 है। जब 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मूल कर्तव्य कब आया? तो 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये मूल कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा यूएसएसआर से ली गई, सोवियत संघ से ली गई, जो आज का रूस है, वहाँ से मूल कर्तव्य की अवधारणा ली गई थी। अगला क्वेश्चन एनी बेसेंट से है, ये इतिहास का क्वेश्चन है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में, और प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही थी, एनी बेसेंट। ये आयरिश की रहने वाली थी, ये एक आयरिश नागरिक थी, यानी कि ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी, और ये महिला अधिकारों और होम रूल कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका चलाया जिसका नाम कॉमनवेल्थ था। 1914 में साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ आया, और इनकी एक अखबार जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया इनकी बुक जो है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये एक पत्रिका है न्यू इंडिया, और ये भी एनी बेसेंट की है, ठीक है। इन्होंने 1916 में मद्रास यानी कि जो चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी की। आपसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। कब की? 1916 में की। 1916 में जब इन्होंने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, उसके एक साल बाद ही 1917 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का प्रतिनिधित्व करने की अध्यक्षता करने का मौका मिला, और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में की। ये पहली महिला थी जिन्होंने INC की अध्यक्षता की हुई थी। उसके बाद बात करते हैं सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू की बात एनी बेसेंट के बाद तुरंत ही क्यों आ जाता है? क्योंकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट जो थी वो INC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन जो सरोजनी नायडू है ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। टोटल INC की अध्यक्षता करने वाली महिलाएं 3 थी, एक एनी बेसेंट, एक सरोजनी नायडू। तीसरी कौन थी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि तीसरी महिला कौन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। दूसरी जो थी या प्रथम, ये दूसरी महिला या प्रथम भारतीय कह लें, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को इनका जन्म दिवस होता है, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के बर्थ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अगर बात करें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो ये किस राज्य की थी? संयुक्त प्रांत, उस समय का संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश। यहाँ की ये पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी थी, ठीक है। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हो जाता है। इनकी कुछ रचनाएं थी, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी, राजनेत्री के साथ साथ कवित्री भी थी, तो इन्होंने कुछ बुक भी लिखा हुआ था, जैसे
सेप्टर्ड फ्लूट और द फेदर ऑफ द डॉन, ये इनकी बुक थी। सरोजनी नायडू को ही भारत की कोकिला कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। ठीक, अब देखिए आता है प्रमुख अनुच्छेद। अब हम फिर से पॉलिटी पे आ गए। प्रमुख अनुच्छेद में अनुच्छेद 44, जिसमें समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और प्रमुख आर्टिकल बता देती हूँ, जैसे 14 में समानता का अधिकार बताया गया है, समानता का अधिकार। और सबसे प्रमुख जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 32। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32। इसमें मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय बताए गए हैं। ये सबसे बड़ा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल आर्टिकल 32 है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा? तो आर्टिकल 32 को ही माननीय अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, अगर बात करें भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल जो है टोटल वो 395 है। 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग है और 12 जो है वो अनुसूचियां हैं। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें अब 25 टोटल हो गया है, क्योंकि इसमें किसी में ए वी करके भी ऐड हुआ है, तो टोटल 25 हो गया। लेकिन अभी 22 भाग ही काउंट होते हैं, क्योंकि उसमें ए वी ऐड हुआ है। ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4, जिसे DPSP कहा जाता है, या फिर इसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसमें इसे DPSP के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का भाग 4 36 से 51 तक है, यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है। इस भाग को ही नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है इस भाग में, और इसे आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि DPSP को कहाँ से लिया गया, तो DPSP को आयरलैंड से लिया गया है। बात करें अनुच्छेद 79, इसमें संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है। ये सर की बुक है और इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं उसमें कुछ ऐड करते हुए मैं आपको बताते चल रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे इसके बारे में सभी को जानकारी हो जाए। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ रक्त के बारे में, यानी अब आ गए बायोलॉजी में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब कुछ इसमें इंक्लूड है, सब कुछ हम पढ़ते जाएंगे। अब आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको दिया हुआ है रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले ही दिया गया है रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। आपसे पूछा जाएगा रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? A, B, AB और O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। A, B, AB और O 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसमें से बात करें जो आपका ब्लड ग्रुप O होता है, ब्लड ग्रुप O होता है O माइनस, ये सर्वदाता होता है, यानी कि ये A को भी दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है और O को भी दे सकता है। ये सर्वदाता होता है। अगर बात करें ब्लड ग्रुप AB की, AB प्लस जो होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी कि ये A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। ठीक है, ये सबसे ले सकता है, इसलिए ये सर्वग्राही होता है। और O माइनस जो होता है ये सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। ठीक, सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। फिर इसमें लिखा हुआ है जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी, डेड कोशिका थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की, डेड कोशिका की खोज की। फिर आते हैं ल्यूवेनहुक, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। कहाँ से की, तो एक शैवाल था जिसका नाम स्पैरोगायरा था। एक शैवाल है स्पैरोगायरा, जहाँ से इन्होंने माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी।
इसको याद करने का जो ट्रिक है, तो देखिए ला से लिविंग सेल और ला से ल्यूवेनहॉक, ऐसे आप याद कर सकते हैं, हो सकता है आप भूले नहीं। फिर दिया हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक है या कौन सा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें ऑप्शन दे देगा बोन, मसल्स, ब्लड, कैपिलरी, कुछ भी दे देगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसका पीएच 7.4 है। अगर बात करें पीएच स्केल की, तो हम सभी जानते हैं पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 के इधर क्षार होता है और इधर अम्ल होता है। 7.4 है, यानी ब्लड की जो प्रकृति है वो क्षारीय है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति की है। अब बात करें इस स्केल की खोज किसने की थी, तो इस स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ब्लड की खोज की थी। अब देखते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है, तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। हम सभी को पता है कि नेशनल सेंटेंस सत्यमेव जयते है। आपसे पूछा गया प्रश्न जो एग्ज़ाम में था वो कुछ इस प्रकार से आया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये जो आप भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में अशोक स्तंभ जिसे राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं उस पर अंकित है, और साथ ही साथ भारत की जितनी भी मुद्राएं, भारतीय मुद्राएं हैं उनमें भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो सत्य की ही जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ये सत्यमेव जयते का अर्थ होता है। अब बात करते हैं 4 आश्रम की। 4 आश्रम जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हिंदू धर्म में कुछ आश्रम की चर्चा की गई है। 4 आश्रम होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने आश्रम की चर्चा हिंदू धर्म में की गई है, ये आपको वेदों में लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। वैदिक काल से ये लिया गया क्वेश्चन है। 4 आश्रम की चर्चा है और इन आश्रमों की चर्चा जो है वो जाबलो उपनिषद में मिलता है। कहाँ पे, जाबलो उपनिषद में मिलता है, जावालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना होता है, जो ये पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। दूसरा आश्रम जो होता है वो होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें विवाह करना, परिवार और समाज के दायित्व को निभाना, उनकी जिम्मेदारियों को उठाना, ये गृहस्थ आश्रम में होता है। फिर होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में ये घर से थोड़ी दूर पे स्थित जंगल में, वन में रह के ध्यान करना, तपस्या करना वानप्रस्थ आश्रम में आता है। फिर होता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जो होता है इसमें सभी सांसारिक जीवन का त्याग करना होता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना होता है, दुनिया की सभी चीज़ों को भूलना होता है। इन 4 आश्रमों की चर्चा जाबलो उपनिषद में की गई है, ठीक है। अब आते हैं 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय आप लोग ने एक हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के जो पहलगांव हमला हुआ था वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारी गई थी, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन वहाँ से रिलेट हो जाए कि वर्ड जो है, वर्ड इसका
उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये जो उल्लेख है, 4 वर्डों का जो उल्लेख है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, क्योंकि जो करंट में रहता है लगभग वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा विवादित है, विवादों में है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई थी, तो हो सकता है कि वर्डों से रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि 4 वर्डों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 वर्ड कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बात करते हैं 4 धाम की। 4 धाम कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये 4 धाम है, जिसमें से बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो ये बद्रीनाथ है ये नर नारायण की तपस्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? नर नारायण की तपस्या से संबंधित है बद्रीनाथ। फिर बात करते हैं द्वारिका की, तो ये श्री कृष्ण से संबंधित है और प्रेजेंट टाइम के गुजरात में स्थित है। फिर आता है पुरी। पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम प्रेजेंट टाइम के तमिलनाडु में स्थित है और राम जी से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, द्वारिका गुजरात में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये अब आती है कुछ प्रमुख ग्रंथियाँ। कुछ प्रमुख ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। अब फिर से हम लोग आ गए बायोलॉजी में। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे इस तरह का कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत ही मिल जाए। इस सीरीज़ को अगर आप सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, तब तो आगे इस सीरीज़ को मैं चलाऊँगी, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूँगी। अगर आप इसको मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, सर के हैंड रिटन बुक को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताते रहिए। अब देखते हैं कुछ प्रमुख ग्रंथियाँ। कुछ प्रमुख ग्रंथियों में है पहला अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये जो ग्रंथि है ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। ग्लैंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिक्स ग्लैंड यानी कि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों शामिल हो, वो मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आता है। इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों इसमें शामिल है। इसका 99% भाग जो है वो एंडोक्राइन है, लेकिन 1% एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है यहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमास्ट्रोलिन ये सब सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि बीटा कोशिकाओं से मतलब इंसुलिन जो है वो अग्नाशय की कौन सी सेल से निकलती है। तो अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। और ये किस लिए जिम्मेदार होता है, इसका इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइएगा। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके कमेंट को अगले वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी, आपके नाम के साथ आपके कमेंट को इस बोर्ड पर आपका नाम और आपका कमेंट दोनों ही दिखाया जाएगा, अगर आपका कमेंट सही होगा तो। ठीक है, फिर बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि में। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि अभी हमने बताया, और इस ग्रंथि को पूर्णपाचक रस कहा जाता है क्योंकि इससे डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती के नुमा संरचना होती है, जिसे पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ पत्ती के नुमा संरचना के जैसी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ पे आप इसका संरचना देख पा रहे हैं। ये वाली जो ये जो है ये अग्नाशय है, और इसमें से निकलने वाली ग्रंथियाँ जो है ये अग्नाशय ग्रंथियाँ कहलाती हैं। यहाँ से इस साइड में ये पित्त से यानी लीवर से सटा हुआ है, और जो पित्त लीवर में बाइल इकट्ठा होता है, पित्त इकट्ठा होता है, और ये आकर इसी अग्नाशय ग्रंथि और बाइल डक्ट दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, इसके ठीक नीचे छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग पाया जाता है, यही आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्रंथि की। तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि है
कौन सी ग्रंथि? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। इसका जो आकार होता है वो बटरफ्लाई के शेप में होता है, बटरफ्लाई आकार का होता है। चित्र के माध्यम से अभी हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसका आकार तितली के जैसे होता है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ये जो ग्रंथि होती है ये नेक में यानी गर्दन वाले पार्ट में स्थित होती है। ये थायराइड की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। इसकी कमी से, थायराइड की कमी से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। थायराइड ग्रंथि में अगर कमी आ जाए, जैसे घेगा हो जाता है, हाशीमोटो रोग हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब बात करें थायराइड ग्लैंड का कार्य क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है। तो ये मेटाबॉलिज्म करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है और कैल्शियम रेगुलेटर का भी कार्य करती है। चित्र में देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। चित्र में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारे गर्दन वाला भाग है यहीं पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और ये बटरफ्लाई के आकार का है, तितली के आकार का है, ठीक है। इसी को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है और ये आयोडीन को रेगुलेट करता है। आयोडीन की कमी से ये ग्रंथि जो है ये सूज जाती है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं, जैसे घेघा रोग। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो इसे पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी जो साइज होती है, इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने के जितना छोटा होता है और मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये स्थित कहाँ पे होता है? तो ये बेस ऑफ द ब्रेन में स्थित होता है। कहाँ पे और किस साइज में, ये हम लोग चित्र में देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, इसके यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पे ये आपका मटर के दाने के समान आकार में ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है, पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाली जो ग्लैंड है नीले रंग की, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्लैंड है। इसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला जो है वो है ब्रिसर ग्रंथि यानी कि टेस्टिस ग्लैंड। ये एक नर जनन ग्रंथि है और ये जो इसका क्या कार्य होता है, तो ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। ये मेल में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकालता है। इस ग्रंथि से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? तो ये स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। मेल में जो स्क्रोटम होता है उसमें मौजूद होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेल का जो स्क्रोटम है, यहीं पे टेस्टिस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। टेस्टिस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करना इसका कार्य होता है। फिर बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है, फाइटर एंड फियर ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसे सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये पेयर्ड होते हैं और ट्रायंगल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं यानी कि जोड़े में होते हैं और इनका शेप कैसा होता है? ट्रायंगल होता है। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी की अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज किसने की थी, तो विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टॉर्लिंग ने अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज की थी। ये स्थित कहाँ पे है? तो दोनों किडनी के टॉप पर ये स्थित है। दोनों किडनी के टॉप पर ये स्थित है, ठीक है। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। अब देखते हैं, अब जो आता है वो आता है वेदों में नदियों के नाम। अगला टॉपिक है वेदों में नदियों के नाम, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। वेदों में कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता था? ये वर्तमान नाम है और ये प्राचीन नाम है। वर्तमान में जिसको झेलम कहा जाता है, वेदों में उसी को बितास्ता नदी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान का झेलम, बितास्ता नदी प्राचीन काल में कहा जाता था। चिनाब को अस्कनी, रावी को परुसड़ी, सतलज को सुतोद्री, गंडक को शदानीरा। झेलम को बितास्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को परुसड़ी, सतलज को सतुद्री और गंडक को शदानीरा के नाम से वेदों में जाना जाता था। इसके साथ ही सिंध को सिंध के नाम से जाना जाता था। सिंध को क्या कहा जाता था? सिंध कहा जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। ब्यास नदी को क्या कहा जाता था? बिपाशा कहा जाता था।
कुरमू नदी थी, कुरमू नदी जो आज का कुर्रम नदी है, इसको कुरमू नदी के नाम से जाना जाता था। आज के काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था, काबुल नदी को क्या कहा जाता था, कुंभा कहा जाता था। और साथ ही साथ गोमती नदी जो आज का गोमती नदी है, इसे गौमल के नाम से जाना गया वेदों में, ठीक है। गोमती नदी को क्या कहा गया, गौमल कहा गया। साथ ही साथ वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को क्या कहा गया, अघन्या कहा गया है। और टैक्स को बलि कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों में टैक्स को क्या कहा गया है, टैक्स जो कर हम लोग देते हैं, कर, इसको क्या कहा गया है, तो वेदों में इसको बलि कहा गया, क्या कहा गया है, बलि कहा गया है, ठीक है। अब आ गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में नैरोबी केन्या में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, नैरोबी केन्या में हुई थी 5 जून 1972 को। इसी के स्थापना दिवस के रूप में प्रत्येक ईयर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। प्रथम बार 1974 में मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे कहते हैं, स्वीडन में आयोजित करवाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पे पहली बार आयोजित करवाया गया, स्वीडन में आयोजित करवाया गया। अब कुछ देश और उनकी राजधानियों को देखते हैं। स्वीडन का राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो कोपेनहेगन, डेनमार्क कोपेनहेगन। तंजानिया दोदोमा, तंजानिया दोदोमा। मोरक्को रबात, मोरक्को रबात, जर्मनी बर्लिन, मोरक्को रबात, जर्मनी बर्लिन। स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेगन, तंजानिया दोदोमा, मोरक्को रबात और जर्मनी बर्लिन। ये यहाँ कुछ देश और उनकी राजधानियाँ थी। आगे जो इस बुक में सर के द्वारा लिखी गई है वो कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहें, जो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तब मैं इस सीरीज़ को आगे कर पाऊँगी, आगे बढ़ा पाऊँगी, नहीं तो मैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिवेशन जो है वो आप लोगों का लाइक और आप लोग का कमेंट है और आप लोग के सब्सक्राइब है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती रहूं तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए। अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। पहली जो लेखक है वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। लेकिन क्या विशाख दत्त ने एक ही बुक लिखी थी, मुद्रा राक्षस? इनकी एक और बुक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये इनकी एक और फेमस बुक है, किसकी, विशाख दत्त की। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त की है ही, देवी चंद्रगुप्तम किसकी बुक है, तो ये भी विशाख दत्त की है। जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी इसमें बताई गई है, ठीक है। दूसरी है मैगस्थनीज, दूसरे लेखक है मैगस्थनीज। इनकी जो बुक है सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिका। शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक की जो बुक है वो कौन सी है, मृच्छकटिकम। फिर आते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट कादम्बरी इनकी रचना है ही, साथ ही साथ इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है हर्षचरित्रम। हर्षचरित्रम या हर्षचरित्र, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ऐसा कहा जाता है कि बाणभट्ट की सबसे पहली पुस्तक यही है, हर्षचरित्र, जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी का उल्लेख किया हुआ है। बाणभट्ट की पुस्तक कादम्बरी हर्षचरित्र भी है। कादम्बरी क्या है, ये एक संस्कृत उपन्यास है। फिर है कालिदास की बुक। कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं जो एग्ज़ाम में अलग अलग किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे मेघदूत या मेघदूतम, रघुवंशनम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, कुमार संभवम। ये सब कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन से, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, कुमार संभवम। जहाँ से मालविका मित्रम और जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी का उल्लेख है, और मेघदूत, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगला टॉपिक महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था,
लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। बात करें महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके माता की बात करें, महात्मा बुद्ध की माता कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो महामाया थी, लेकिन इनका लालन पालन इनकी मासी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनकी माता महामाया थी, लेकिन इनका लालन पालन इनकी मासी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा या गोपा के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध 29 ईयर की उम्र में घर को त्याग दिए, गृह त्याग कर दिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, इनके घर त्यागने की क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके घर त्यागने की क्रिया को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के घोड़ा जो था वो कंटक था, सारथी चेन्ना था। महात्मा बुद्ध ने फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति की थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसी को महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के जीवन से 4 घटनाएं ऐसे संबंधित थी जिनके आगे उनको विशेष नाम दिया गया, जैसे कि इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया, इनके ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु जो थी वो कुशीनारा में हुई थी, श्रावस्ती के कुशीनारा में हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। ठीक है, कब हुई थी? 483 बीसी में। बात करें महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश दिया सारनाथ में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, जिसे इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वहीं पे इनका जो है मृत्यु हुआ। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। ये करंट का क्वेश्चन है कि कौन सी जगह पे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, तो कुशीनगर में ही ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की गई है। बुद्ध धर्म से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है, इसके जो बुद्ध धर्म में जो काउंसिल हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्ध धर्म में टोटल जो है वो 4 काउंसिल हुए थे। कितने हुए थे? 4 काउंसिल हुए थे। कितने काउंसिल हुए थे? 4 काउंसिल हुए थे, जिसमें से पहला जो हुआ था वो 483 में हुआ था। कब हुआ था? 483 में हुआ था। आजाद शत्रु के टाइम पे हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। 483 में राजा कौन था? आजाद शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरा हुआ 383 में, 100 साल के बाद 383 में हुआ। राजा कालाशोक थे और अध्यक्ष साविका मीर थे। अध्यक्ष कौन थे? साविका मीर थे। तीसरा हुआ 251 में। में राजा अशोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। चौथा हुआ 78 एडी में या फिर प्रथम शताब्दी में राजा थे कनिष्क और उस समय अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। आगे महावीर स्वामी के बारे में बताया गया, यानी जैन धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडल वन ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा किया गया था, यानी कि जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ या आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। यही जैन धर्म के फाउंडर थे, प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव, आदिनाथ या आदि पुरुष लिखा हुआ मिल सकता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। 30वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। पारसनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो सामवेद शिखर, जो प्रेजेंट टाइम के झारखंड बिहार वाले प्रांत में स्थित है, बिहार में था लेकिन प्रेजेंट टाइम झारखंड में है, सामवेद पर्वत, वहाँ पे पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी के नाम पे उस सामवेद पर्वत का नाम पारसनाथ शिखर कर दिया गया। ठीक है, सामवेद शिखर का नाम क्या कर दिया गया? पारसनाथ
पारसनाथ शिखर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जो थे, इन्हें जो है रियल फाउंडर कहा जाता था। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 540 में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 एडी में हुई थी। बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। बिहार में स्थित वैशाली, वहाँ के कुंडा ग्राम में हुआ था। इनकी माता त्रिशला थी और इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके भाई नंदीवर्मन थे। नंदीवर्मन, ऐसा कहा जाता है, वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नंदीवर्मन से ही आज्ञा लेकर जो ये थे महावीर स्वामी, नंदीवर्मन अपने भाई नंदीवर्मन से ही आज्ञा लेकर घर का त्याग किए हुए थे। इनकी भी पुत्री थी, उनका नाम प्रियदर्शनी था। इन्हें अनुज्जा भी कहा जाता है और इनका दामाद जो थे वो जमाली थे। इनके जो दामाद थे जमाली, यही इनके पहले शिष्य भी थे। ठीक है, इन्होंने घर छोड़ा 30 वर्ष की आयु में। जाम्बिक ग्राम नेपाल में इन्होंने तप किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी या साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश गिरिव्रज या राजगिरी विहार में दिया। गिरिव्रज राजगिरी विहार में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने यहीं पर दिया था, बिहार के राजगिरी में। पावापुरी में इनका अंतिम उपदेश था, पावापुरी में, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईस्वी में पावापुरी में हो जाता है, 72 वर्ष की आयु में। इनके पहले शिष्य मैंने बताया, इनके जो दामाद थे जमाली, वही इनके पहले शिष्य थे। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। महावीर स्वामी जैन धर्म में जो था उसका विकास नहीं हो पाया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही काउंसिल हुए थे। जिस तरह बुद्ध धर्म के लिए अनेक काउंसिल हुआ था, तो जैन धर्म में बहुत ज़्यादा काउंसिल नहीं हो पाया था। पहली जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी वैशाली में हुई थी। अगर बात करें पहली पाटलिपुत्र में किसने करवाया था, तो स्तुलभद्र ने किया था। स्तुलबाहु ने किया था, अध्यक्ष थे भद्रबाहु। ठीक है, पहली काउंसिल हुई थी और दूसरी जो हुई थी वो उसके अध्यक्ष देवादि श्रवण थे। कौन थे? देवादि श्रवण दूसरी काउंसिल के अध्यक्ष थे। 512 ईस्वी में हुआ था और पहला जो हुआ था 512 एडी में दूसरा हुआ था और 300 बीसी में पहला हुआ था। पहली काउंसिल कब हुई थी? 300 बीसी में हुई थी और दूसरी काउंसिल कब हुई थी? 512 एडी में हुआ था। ठीक है, 512 एडी में हुआ था। 2 ही काउंसिल हुए थे जैन धर्म से संबंधित। इनके 3 मुख्य सिद्धांत थे जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, ये इनके 3 रत्न थे। इनके प्रिंसिपल भी थे, जैसे अहिंसा, अनेकवाद और अपरिग्रह, ये इनके प्रिंसिपल थे। ये सब बहुत ज़्यादा हायर लेवल का हो जाता है। बुक में फ़िलहाल इतना ही दिया हुआ है। आई होप सो आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझाने में सक्षम रही होंगी, आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है और इस तरह के और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना उचित राय बताएं। आगे की टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना उचित राय दें। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बिहार जीके या फिर ईवीएस, किसी के भी सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ जुड़कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप और सब्जेक्ट के भी वीडियो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना उचित राय जरूर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।